नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज़ को मदऊ करते हैं, ऐसी शख्सियतों को मदऊ करते हैं जिनका माशरे पर बहुत ज़्यादा असर होता है। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा जहाँ उलमा व मशाइखीन बनते हैं, वहीं साइंसदान या डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को भी हम अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। खिलाड़ियों को भी मदऊ करते हैं, अदीब व सहाफ़ी भी इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आज जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है वो भी गैर मामूली है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने इससे पहले भी इन साहब का इंटरव्यू लिया था और उस इंटरव्यू के ज़रिए उन्होंने नफ्सियात के बारे में बहुत अच्छे अंदाज में रोशनी डाली थी। लेकिन जहाँ तक आज के इंटरव्यू का सवाल है, आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं मुमताज़ माहिर नफ्सियात, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आलमी सतह पर उन्होंने अपनी एक शिनाख्त बनाई है, अपनी एक मुनफरिद शिनाख्त बनाई है उन्होंने। और मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर मोहम्मद खुतबुद्दीन अबू शुजा की। ये अमेरिका में एक मुक़ीम है और इंडियाना में रहकर सारे अमेरिका की ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान हो या मशरिक़ वस्ता हो या कहीं और जहाँ पर भी लोगों को ज़रूरत होती है वो मदद के लिए पहुँच जाते हैं या मदद करते हैं। और आपको ये भी बता दूँ कि जहाँ तक आज के मौजू का सवाल है, हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे ख़ास तौर पर जो स्मार्टफ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से उसकी जो लत है या एडिक्शन है, उससे बहुत ज़्यादा माशरे पर असर हो रहा है। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि तलाक़ की शरह में इजाफ़ा हो रहा है और हद तो ये है कि जो बच्चे हैं उनमें चिड़चिड़ेपन की बीमारी पैदा हो रही है, गुस्सा व बरहमी का रुझान देखा जा रहा है। तो बहरहाल डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हैदराबाद में। और पहला जो सवाल है, आप देखिए कि दुनिया की जो हमारी आबादी है वो मैं समझता हूँ कि 8 अरब से तजावुज़ कर गई है, यानी 8.1 बिलियन बताया जा रहा है। उसमें अगर आप स्मार्टफोन्स का देखेंगे तो तकरीबन 4.7 बिलियन स्मार्टफोन यूज़र्स दुनिया में हैं, जबकि दूसरे जो फ़ोन से आप भी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन वजह क्या है कि ये जो फ़ोन्स है वो माशरे को फ़ायदा देने के बजाय नुकसान बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रियाज़ अहमद साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वेरी जनरस इंट्रोडक्शन। जी जी, शुक्रिया। इससे पहले भी जो है आप हमको यहाँ पर मदऊ किए थे, बहुत शुक्रिया। आपका जो सवाल है बहुत ही बर्निंग इशू है, ओवरवेलमिंग इशू है, चैलेंज टू द ह्यूमैनिटी। अच्छा। ये सिर्फ यहाँ पूरी दुनिया को जो है एक वबा की तरह फैला हुआ है। इसको समझिए कि पैंडेमिक है, एंडेमिक है। अच्छा। उससे भी बढ़कर जो है एक साइकोलॉजिकल चैलेंज है जो हमारे लिए बहुत आजमाइशी दौर है। आपने कहा कि ये जो है 8 बिलियन में 5 बिलियन लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। जी। तो इसका इस्तेमाल जो है सारी इंसानियत को जद में लिया हुआ है। जी। इसमें देखिए, पहले अगर आपको बताऊं कि एडिक्शन क्या है। एडिक्शन के माने हैं कि आदमी किसी चीज़ का गुलाम हो जाना, सर्वेंट हो जाना, अच्छा, इतना डिपेंडेंट हो जाना, क्रेविंग हो जाना कि उसके बगैर ज़िंदगी मुश्किल हो जाए। तो इस एडिक्शन में ये हुआ है कि पहले तो ज़माने में स्ट्रेस ज़्यादा है, जिसको एज ऑफ स्ट्रेस कहते हैं, एज ऑफ एंग्जाइटी कहते थे। उसमें एज ऑफ एडिक्शन भी आया है। तो ये डबल चैलेंज है ह्यूमैनिटी के लिए और ख़ासकर साइकियाट्रिस्ट के लिए, साइकोलॉजिस्ट के लिए, कॉग्निटिव सिस्टम पर असर रखने वाले, दिमागों को देखने वाले, समझने वाले, कि एक बड़ा समझिए कि सुनामी है। अच्छा। ये दिमागों के लिए एक सुनामी है और उसमें आ रही सही कसर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसकी कमर तोड़ देगा। अच्छा। हम जो सोच रहे हैं वी आर वायर्ड, ये जो सिस्टम बनाया है कुदरत की तरफ से, कॉग्निटिव सिस्टम जो बनाया है, थिंकिंग पावर जो बनाया है, एक्शन पावर जो बनाया है, इसमें जो है ट्रांसमिशन रखे हैं अल्लाह ताला ने। एक उसको जिसको एक मास्टर कंप्यूटर कहते हैं, वो है ब्रेन है। जी। उस मास्टर कंप्यूटर में जो वायरिंग है, जो सेंसरी सिस्टम है, मोटर सिस्टम है, जो न्यूरो ट्रांसमिशन है, वो एक हिकमत से, एक आइडिया से, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम से, एक वेरी वेरी इंटेलिजेंट आइडिया से खुदा की कुदरत है। अच्छा। अब हो रहा है ये कि इंसान का जो ब्रेन है उसका प्रिंसिपल ये है, प्लेजर सीकिंग है। अच्छा। इंसान का देखने में हमेशा वो प्लेजर से रग़बत करता है, पेन से भागता है। तो ऐसी सूरत में इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए ब्रेन में ये जो आजकल जो कम्युनिकेशन सिस्टम आया है, डिजिटल सिस्टम आया है, सोशल एडिक्शन आ रहा है, सोशल
मीडिया एडिक्शन हो रहा है इज अ बिग चैलेंज। छोटे बच्चों से लेकर 2 साल के बच्चों से 1 साल के बच्चे से लेकर 100 प्लस से ज़्यादा जायद के उम्र के लोगों के लिए, हर उम्र के लिए एक चैलेंज है। जी जी। इसको हम ये कह सकते हैं कि जब वो स्टिमुलाई होता है तो सेरोटोनिन सीक हो जाता है। जब प्लेजर है तो उसको खुशी का जो एहसास होता है वो एक्यूमुलेट होता है, वो लेना चाहता है कि रिवार्ड है उसमें। जब वो रिवार्ड का होता है तो जब तक हैप्पीनेस रहती है, जब रिवार्ड का सिस्टम कम हो जाता है तो उसको सैडनेस आ जाती है, क्योंकि जो एनर्जी के लिए जो ज़िंदगी में काम करना है, गोल्स अचीव करना है, जो एनर्जी है वो एनर्जी जो है सिर्फ एक प्लेजर सीकिंग एक्टिविटी में ख़त्म हो जाती है। जी जी। तो इससे इंसान को बड़ा नुकसान होते हैं। ये चैलेंज कैसे इसको हैंडल किया जाए, कैसा मैनेज किया जाए, कैसा नेविगेट किया जाए, इसके लिए सब लोग सोच रहे हैं, कर रहे हैं। इन वन सेंस इट आल्सो ऑर्केस्ट्रेटेड, समझिए कि एक मैन्युफैक्चर भी है, चैलेंज है। जो स्मार्ट लोग हैं चाहते हैं कि किसी तरह इसको, आपको, इंसानियत को जो है काबू में लाए, उनके ख्यालात को काबू में लाए, उनके जज्बात को काबू में लाए। तो स्मार्टफोन जो है एक मशीन है जो आपको उसकी मोहताज बना देती है। दिस इज कॉल्ड न्यू डिजिटल स्लेवरी। गुलामी है, गुलामी है, जहनियत है। इससे आपके माइंड को भी कंट्रोल किया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, आपके ज़िंदगी के जो मकासद है उसको हटाया जा सकता है। डिस्ट्रैक्शन ऑफ योर एनर्जीज टू चैनल टू सम एनर्जीज दैट कमर्शियल मीडिया और सम अदर कॉर्पोरेट पीपल वांट टू एक्सप्लॉइट एंड बेनिफिट फ्रॉम दैट। तो इसका मतलब आपका ये कहना है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है या कोई साम्राज्यी ताकतें हैं वो आपके जहन और फिक्र पर कब्जा करना चाहती हैं? ये सवाल जो है, जी जी, आप क्या किया जाए, दे आर कंट्रोल्ड। समाजी ताकतें भी हैं, पैशनेट भी हैं सब थोड़े से, बट मोस्टली जो है दे वांट टू मेक मनी। अच्छा, जहाँ पैसा है गो वेयर द मनी इज। तो इसमें जो है सबका हाथ है, मगर इससे थोड़े से फ़वायद ज़रूर हैं, इंसान को फ़ायदे ज़रूर हैं, मगर नुकसानात भी बहुत हैं, नुकसानात बहुत ज़्यादा है। इसके लिए वी हैव टू ट्रेड विथ केयर। बहुत आसानी से ये काम हल होने वाला नहीं है, क्योंकि वंस यू गेट इनटू दैट, हाउ टू कैच योर माइंड, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू रीड योर माइंड। दिस स्मार्टफोन्स आर वेरी स्मार्ट। वो क्या कर रहे हैं, हमको डमी बना रहे हैं। जी जी, स्मार्टफोन दे आर टेकिंग योर अनकंट्रोल्ड माइंड को कंट्रोल माइंड में लेकर आके, इट्स ए वेरी बिग चैलेंज टू चैनलाइज योर थिंकिंग, योर गोल्स। ह्यूमन माइंड कैन बी इजीली डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर ओरिजिनल गोल्स। तो जो है, जो नए नए फीड करेंगे आपके लाइक्स पर, डिसलाइक्स पर, दे विल फीड यू विच वे यू वांट टू गो। आपको मालूम है, आपके माँ या बाप, दादा या दादी या बीवी या शौहर इतना करीब से नहीं जानता जो आपका स्मार्टफोन आपको जानता है। देन दे विल एक्सप्लॉइट दिस इंफॉर्मेशन। जी जी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक स्मार्टफोन का सवाल है, जो इस तरह का एडिक्शन है, ऐसा लगता है कि वो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं और ख़तरा बन गया है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि दुनिया के अगर 25 टॉप 25 कंट्रीज़ का अगर आप जायज़ा लें, जो मोबाइल फ़ोन या जो आपके स्मार्टफोन है, जो इस्तेमाल करने वालों की जो तादाद है, यूज़र्स की जो तादाद है, उसमें अगर देखा जाए तो चीन सरफहरिस्त है। और चीन का मुकाबला अगर कोई कर रहा है दुनिया में तो वो इस मामले में हिंदुस्तान है। चीन में तकरीबन आपको बता दूं कि 974 मिलियन से ज़ायद लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, जबकि हिंदुस्तान में इसकी तादाद है 660 मिलियन स्मार्टफोन हिंदुस्तानी इस्तेमाल करने लगे हैं। जबकि यहाँ की आबादी देखेंगे कि एक 1420 मिलियन है, जबकि चीन की आबादी 1430 मिलियन बताई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि सेकेंड पोजीशन पे इंडिया है और थर्ड पोजीशन पे इंडोनेशिया है, जहां पर तकरीबन कहा जाता है कि 187 मिलियन यूज़र्स हैं स्मार्टफोन के। चौथे पे अमेरिका है और फिर 5 पे देखेंगे ब्राज़ील है और उसके बाद रूस के बाद 10वें नंबर पर पाकिस्तान आता है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि डॉक्टर साहब माहिर नफ्सियात है, नफ्सियात पर गहरी नज़र रखते हैं और इस तरह की जो बीमारियां हो रही हैं, ई डिसीज़ भी उन्हें कहा जा सकता है। लेकिन एक बात ये बहुत अहम सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आज जो समाज में बेचैनी फैली हुई है और फैमिली वैल्यूज़ जो तबाह हो रहे हैं, उसकी वजह भी ये स्मार्टफोन है, जिसके नतीजे में तलाक़ की शरहों में या मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ों की शक्ल में, यहाँ तक कि औलाद और माँ बाप के दरमियान जो झगड़े हैं वो भी इसी की वजह है। आप क्या कैसे देखते हैं इसे? देखिए रियाज साहब,
इज अ बिग चैलेंज फॉर एट एवरी एज। मैं बच्चों को भी देखता हूँ 2-3 साल के, अच्छा, प्री स्कूल के भी है, स्कूल के भी है, everyone is addicted। ऐसा मैग्नेट है जो हर एक को खींच रहा है। there is no way that you cannot resist and cannot avoid these kind of things। ये देखिए बच्चों में ADHD पैदा कर रहा है, टेंशन की खराबी है, नींद की खराबी है, डिफाइंट बिहेवियर हो रहा, माँ बाप की नहीं सुन रहे हैं। वो एक ऐसा है कि एक एडिक्शन यानी आदत, एक लत लगी है जो बाद में जाकर एक लानत बन सकती है। इसलिए हमको बहुत ज़रूरी है इवन बच्चों से शुरू करें, टीनेजर से शुरू करें। बीमारी भी बन सकती है, ये बीमारी बन रही है, बन गई है। एडिक्शन इज ए नाउ एक रिकॉग्नाइज्ड डिजीज है ये। अच्छा, कि इसके लिए बच्चों की जो तालीम खराब हो रही है, कंसंट्रेशन खराब हो रहा है, फोकस कम होता है, तो इसके लिए ज़रूरी है उनको स्ट्रक्चर दिया जाए, टाइम लिमिटेशन दिया जाए, उनको मशवरा दिया जाए कि भाई क्या आपको कितना यूज़ करना चाहिए, क्या कैसे इस तरह। क्योंकि अब लोग बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं 4 से 6 घंटे स्कूल में पढ़ते हैं, तो 6 घंटे से 4 घंटे तक ये वीडियोस एडिक्शन हो गया, वीडियो गेम्स का एडिक्शन है, ये सब एडिक्शन डिजिटल एडिक्शंस है, ये जो जितने भी ऐप्स हैं, तो ये तो नौजवानों में है। और पर्सनल लेवल पर भी जॉब पर इफेक्ट हो रहा है, फिजिकल हेल्थ पर इफेक्ट हो रहा है, मेंटल हेल्थ पर हो रहा है। हर इंसान को जो है कुछ ना कुछ जो है इसमें बड़ी परेशानी आ रही है। उसमें एंग्जाइटी पैदा हो रहा है, कभी डिप्रेशन पैदा हो रहा है, कभी एजिटेशन पैदा हो रहा है, दिल नहीं लग रहा। जब तक वो यूज़ करते हैं हंसते मुस्कुराते हैं, जब जो ही वो निकल गया तो दूसरे काम से फोकस और कंसंट्रेशन कम हो जाता है। अब इसमें कम्युनिकेशन भी नहीं है, लोगों से बात करने को भी वो घबराते हैं, गुरेज करते हैं। भाई अगर घर में बैठा है, भाई या बहन, माँ बाप सबको छोड़कर वो इसमें लगे हुए रहते हैं। ये मेजर अट्रैक्शन है, मेजर मैग्नेट है, मेजर फोर्स है। घर में रहते हो कम्युनिकेशंस को भी अफेक्ट कर रहा है, रिलेशनशिप को भी अफेक्ट कर रहा है, क्लोजनेस को भी अफेक्ट कर रहा है। तो ये दिस इंस्ट्रूमेंट इज वेरी यूजफुल एज वेल एज वेरी डेंजरस। इसको देखकर संभल कर हैंडल विद केयर करने का है। आप एक ही खुसूसी तौर पर तलाक का मामला बताए, ये तलाक में क्या हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। जब वंस दे है, समझिए कोई सीरियल आ रहा है तो वो सीरियल के वक्त अगर कोई बच्चा भी अगर कॉल कर रहा है, शौहर भी कॉल कर रहा है या बीवी भी कॉल कर रही, तो दे डोंट माइंड, हम बाद में कॉल करेंगे। इससे बहुत से डिफ़िकल्टीज पैदा हो रहे हैं, रखना पैदा हो रहा है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, और इट हैज़ ओपन द गेट टू इख्तिलाफात का, कियास का, डिस्ट्रप्शन का, फैमिली कम्युनिकेशन का, फैमिली अंडरस्टैंडिंग, खाने के टाइम का, या जो टाइम हम एक दूसरे के साथ गुजारते थे, बाहर जाने का, एक्टिविटीज़ का, वो सब टाइम ये स्मार्टफोन छीन ले रहा है। तो इसके लिए हमको बहुत ज़रूरी है कि ऑल ग्रुप, इवन ओल्डर ग्रुप, एल्डर ग्रुप, सब लोग बेचारे जो है बहुत परेशान है कि क्या किया जाए। दिस इज ए बिग चैलेंज। लोनलीनेस भी प्रॉब्लम है, आइसोलेशन भी प्रॉब्लम है, लैक ऑफ ट्रस्ट भी है, लैक ऑफ जो है कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ रेस्पेक्ट भी है। अब लोग कोई किसी को सुन नहीं रहे। देखिए व्हाट्सएप पर ऐसे अच्छे बयानात आते हैं, सब आते हैं, वो कोई केयर नहीं करता। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए, ये बहुत संगीन मसला है। दिस इज बिग चैलेंज। हर आदमी, जब आदमी इसका एडिक्ट हो रहा है, डिजिटल एडिक्शन, ये इसी तरह का एडिक्शन है जिस तरह नशा और चीज़ का है, गैम्बलिंग का है, यानी ईटिंग डिसऑर्डर्स है, इस तरह जो भी एडिक्शंस है उनका सेम पैथोलॉजिकल पैथवेज है। अच्छा। दिमाग को इसी तरह अटैक करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डिस्ट्रप्शन करते हैं, ब्रेन और बॉडी का डिस्कनेक्ट हो जाता कनेक्शन। तो उसकी सूरत में हमको बहुत से प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम नौजवानों को भी थोड़ा सा मदद पहुंचा सकते हैं। हमारी कौम में जो हमारे फैमिली सिचुएशंस हैं, डिवोर्स है और लैक ऑफ ट्रस्ट है, चीटिंग है, ये सब बहुत से प्रॉब्लम जो आए हैं। जब तक हम वैल्यू सिस्टम नहीं रहेंगे, इस्लामिक शियार को नहीं बताएंगे, इस्लामिक गाइडलाइंस है इसके लिए कि भाई इसमें फ़ायदे हैं। कुरान में भी है कि जो है शराब में थोड़े से फ़ायदे हैं, बहुत से नुकसान हैं। इसी पाबंदी, इसी लिहाज से ये भी उसी ज़िम्मेदारी में आता है कि आप इसके थोड़ा सा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप इमर्स हो गए इसमें, अगर गोताजन करें, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही जो है फेल्यूर है। It means if you want to gain knowledge, you can use it. हाँ, वो वहाँ तक है। उसको एक लिमिट रखना है, कैसा लिमिटेशंस रखें, टाइम कैसा सेव करें, टाइम सेट करें उसके लिए
कि 2 घंटे है, 1 घंटा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे का काम होना चाहिए। और अगर आपको ज़रूरी है फ़ोन, तो सिर्फ जो फ़ोन है स्मार्टफोन मत खरीदिए, डमी फ़ोन खरीदिए। डमी के माने उसमें सिर्फ छोटा सा फ़ोन रहता, उसमें जो है ऑल द डिजिटल गैजेट जो है, ऐप्स जो है, उसमें नहीं रहना चाहिए। वो रहने से बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है और इट इज़ इम्पॉसिबल टू रेसिस्ट। डॉक्टर साहब, एक बात ये देखने में आई है कि क्योंकि आप माहिर नफ्सियात हैं, आलमी सतह पर आपकी एक मुनफरद शिनाख्त है। और नाज़रीन आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ तेलंगाना के जो बहुत अहम मुकाम है नारायणपेट, वहाँ से है। और आपको बता दूं कि ख़ास तौर पर हम इसलिए इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर ऐसे लोगों को बुलाते हैं, ऐसी शख्सियतों को बुलाते हैं जो दूसरों के लिए अज़ाइम का और बुलंद इरादों का बायस बनते हैं। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब ने उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की है, और एक उर्दू मीडियम का लड़का इस मुकाम पर पहुँचना बहुत बड़ी बात है। और जो बच्चे ये समझते हैं कि उर्दू मीडियम पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है, वो डॉक्टर साहब को देख सकते हैं, उनकी तरक्की को देख सकते हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बहैसियत माहिर नफ्सियात सबसे ख़तरनाक नफ्सियाती बीमारी कौन सी होती है? सबसे ख़तरनाक। सबसे अच्छा तो वो सवाल तो ज़रा महंगा भी है मैं बताऊंगा। सबसे हाँ, तो आपने उर्दू का जिक्र किया। उर्दू मेरे लिए बहुत अहम है, रगे जान है, मेरे दिल की आवाज़ है, मेरे रूह की आवाज़ है, मेरी माँ की ज़ुबान है, और मैं जो है वफादार सिपाही हूँ उर्दू का। वेरी गुड, बहुत उर्दू के बगैर मेरे हुसैन नहीं आता। उर्दू पढ़कर मैं अपने आप को ब्लेस्ड समझता हूँ, अल्लाह की रहमत है ये। और उर्दू शेर व शायरी, उर्दू अदब, ख़ास तौर पर अल्लामा इकबाल का कलाम मेरे लिए ज़िंदगी का अहम सुकून है। उतनी ताकत, इतनी क़ुव्वत, इतनी बसारत जो मैं अपने आप को समझता हूँ, ये उर्दू मीडियम की मरहून मिन्नत है। और जो है कुरान शरीफ को आसानी से समझने में, पढ़ने में, इस्लामी तहज़ीब को, पूरा इस्लामी तारीख़ को समझने में, जितना पढ़ने से उर्दू से मुझे फ़ायदा हुआ है, आई एम ब्लेस्ड। बहुत बड़ी इसका कोई जो है मैं शुक्र अदा नहीं करता सिवा अल्लाह के कि अल्लाह ताला ने ऐसी प्यारी ज़ुबान मुझे अदा फरमाई, मेरी मादरी ज़ुबान है। और इसमें जितना जौहर है, इतना जो ताकत है, पावर है उर्दू ज़ुबान में, वो समझने वाला ही समझ सकता है। तो मैं तमाम हमारे सामाईन को दावत दे रहा हूँ, उर्दू सीखिए, उर्दू के हमारे तहज़ीब की हिफाजत कीजिए, इस्लाम की हिफाजत कीजिए, अपनी इंसानियत को बढ़ा सकते, अपनी पर्सनालिटी को बढ़ा सकते, शख्सियत को। ज़रूर दूसरी लैंग्वेज सीखिए, मगर उर्दू सीखना भी ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरे सवाल का जवाब, ख़तरनाक बीमारी वो है जो इंसान उसको कमज़ोर समझे। बीमारी को कम समझना वो सबसे बड़ी कमज़ोरी है, बड़ी बीमारी। किसी भी बीमारी को एक्नॉलेज करना पहले, उसके बाद उसके इलाज करना, उसके मुदाफ़ियत करना, उसको उसमें से निकलना, ये सबसे अहम चीज़ है। ऐसे तो देखिए कैंसर है, ब्लड पे वो जो है स्ट्रोक्स है, हार्ट अटैक्स है, ये फेटल डिजीज़ है। मगर माइंड का जब समझने के अंदाज चले जाता है तो वो डिमेंशिया है। जो डिमेंशिया आजकल जो है क़ुव्वत याददाश्त खो जाते हैं, वो डेंजरस डिजीज़ कह सकते हैं कि इंसान अपने आप को भी पहचान नहीं सकता। तो एक अल्लाह ताला की एक उससे ये है कि हम जब आप बूढ़े होते हैं तो नौम मिरु हो नुन किसको हो, आपको जो है फिर बच्चों की तरफ पलटा देते हैं। डिमेंशिया से बचना चाहिए। उसमें यह है कि इंसान की याददाश्त खो जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि इंसान की याददाश्त इसलिए खो जाती है कि वो अपने जहन की हिफाजत नहीं कर रहे हैं। अल्कोहल की वजह से ख़राब होती है, प्रिजर्वेटिव्स की वजह से ख़राब होती है, ड्रिंक्स है, बहुत से कंट्रीब्यूशंस है। उसमें इंसान अपनी सेहत का मुदाफ़ियत ना कर सके, ब्लड प्रेशर की मुदाफ़ियत ना कर सके, डायबिटीज़ की ना कर सके, दूसरे बीमारियों से ना बच सके, स्ट्रेस से ना बच सके, ये नींद आने वाली गोलियों से ना बचे, ख्वाब की गोलियां जो खाते हैं, नींद की, पेन की, ये गोलियों से इंसान का दिमाग, हाँ, इससे इंसान का दिमाग महफूज होता है। खुदा करे कि हर बंदे को इस डिमेंशिया से, यानी याददाश्त को खो बैठने से बचाए। ये बहुत संगीन बीमारी है, इससे जो है परहेज़ किया जा सकता है। आजकल का जो डिजिटल मीडिया आया है, स्मार्टफोन आया है, उसके भी बहुत मुज़िर असरात हैं। डिमेंशिया को कंट्रीब्यूट कर रहा है वो इमेंसली, बहुत बढ़ा रहा है। पहले बहुत कम लोग डिमेंशिया में रहते थे 60 के ऊपर से, मगर अब बहुत बढ़ गया है वो भी।
बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक डॉक्टर साहब ने जिक्र किया है डिमेंशिया का, तो आपको बता दूं कि आलमी सतह पर जो मशहूर मारूफ बॉक्सर थे मोहम्मद अली किले, आपको बता दूं कि वो आशिक़ रसूल थे और डॉक्टर साहब से बहुत गहरी दोस्ती उनकी रही है। और आपको बता दूं कि वो खुद डिमेंशिया से मुतासिर हुए थे। तो जैसा ही डॉक्टर साहब ने जिक्र किया डिमेंशिया क्या, तो वो मुझे याद आ गए, तो उनकी दोस्ती भी याद आ गई। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, आपने उनको देखा होगा, मोहम्मद अली किले से आपने बहुत क़ुर्बत थी आपको, तो आपने उनमें क्या खूबी महसूस की? देखिए साहब, मैं ज़रा इमोशनल हो जाता हूँ जब भी मोहम्मद अली का जिक्र आता है। बहुत वेरी नाइस पर्सन, वेरी स्ट्रांग पर्सन, वेरी सिंपल पर्सन, इतना डाउन टू अर्थ बोलते हैं ना, सादा मिजाज, सादगी का। अच्छा, मैंने उनसे बहुत सीखा है। 28 साल की हमारी क़ुर्बत रही, दोस्ती रही है। वो घर आते, हम उनके घर जाते। बट व्हाट आई हैव लर्नड इज लाइफ इज ए चैलेंज। और हमेशा खुश रहने का उनके पास था जोश, जज्बा और जुनून। अच्छा, इंसान को आगे बढ़ाना है तो ये 3 चीज़ें हैं। वो बोलता था कि मुझे डर क्या है नहीं मालूम। आई नेवर न्यू व्हाट फियर इज, व्हाई पीपल आर अफ्रेड, व्हाई पीपल आर स्कैर्ड, आई डोंट नो। यही क्वेश्चन करता था कि इंसान को डर नहीं रहना चाहिए जिंदगी। जिसको जो डर करता है वो अपनी मंजिल को नहीं पहुंचता। और मुझे जो है बचपन से अल्लाह ताला जो है ऐसा दिमाग दिया कि मैं किसी से नहीं डरा और लड़ता था, झगड़ता था। वो बोलता था कि जीना है तो लड़ना सीखो, बोलता था जीना है तो दुनिया से लड़ना सीखो, डरना मत सीखो। डरना सीखेंगे तो तुम आलमी वर्ल्ड चैंपियन भी नहीं बनेंगे, अच्छे मुसलमान भी नहीं बनेंगे। तो वो बड़ा मज़ाही अंदाज में वो करता, जंप करता, वो करता, बच्चों को अट्रैक्ट करता। ही वॉज फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ ह्यूमर। ये चीज़ें मैं उनसे सीखा हूँ। हम दोनों एक दूसरे के जो है दोस्त भी थे, एंड वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। ही मैं भी जो है उनको हमारे कभी खुतबात वगैरह जो है जुम्मा में वगैरह मैं कभी कभी देता था तो आता था, ओ मैन यू इग्नाइट मी। यानी तो ऐसे दोस्तों की ज़रूरत है। हमारे सामईन से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसे दोस्त न रखिए जो जियाले हो, मोहब्बत वाले हो, हिम्मत वाले हो, ताकतवर हो। ऐसे खाने पीने की बात करने वाले, छोटे छोटे बातों में उलझ कर रहने वाले, ये जो है वो लूज टॉक करने वाले दोस्तों से भी इज्तिनाब करना चाहिए। ऐसे इंटेलेक्चुअल माहौल बनाओ, स्पिरिचुअल माहौल बनाओ, एजुकेशनल माहौल बनाओ, पावरफुल माहौल बनाओ। उससे मैंने बहुत सीखा है हाउ ए पर्सन सो मोस्ट लविंग पर्सन इन द वर्ल्ड, उसको जो है हर आदमी उसको पसंद करता था। और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम सुनता तो बहुत अकीदत से सर झुका के जो है वो करता। तो हमको भी ज़रूरी है कि उनसे नबी पाक की अकीदत हमारे लिए जहनों को तेज़ करने के लिए, हर शर से बचने के लिए, हर जर्द से बचने के लिए सीरत तैयबा का मुताला करना हमारे जहन के लिए ज़रूरी है, हमारे मकासद के लिए ज़रूरी है, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। तो आप समझते हैं कि जो नफ्सियाती अमराज है उसका एक हल ये भी है कि दीन का मुतालिया करें, कुरान मजीद का मुतालिया करें, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया करें। जी, एब्सोल्युटली, जी, एब्सोल्युटली। इसको देखिए, कुरान एक किताब पढ़ने की किताब नहीं है। जी, इक़रा के माने हैं पढ़िए, सोचिए, समझिए, अमल कीजिए। जी, सिर्फ पढ़िए बोल के नहीं है। मेमोराइज करने से थोड़े से फ़ायदे हैं, मगर नूरुन अला नूर ये होता है कि कुरान को एक कॉग्निटिव, फिलॉसफिकल, एक कोड ऑफ कंडक्ट, लाइफ का जो है प्रो लाइफ प्लान है वहाँ पर हर चीज़ का। अगर इफ़ यू लुक एज दैट, इट्स लुक लाइक ए बुक ऑफ साइकोलॉजी। इंसान की साइकोलॉजी को समझने के लिए अल्लाह ताला इतनी प्यार मोहब्बत से समझाए हैं कि बाबा ये मत कर, ये करो, आए इंसान ये कीजिए। तो दैट्स ए बुक ऑफ कंडक्ट, आवर कंडक्ट के लिए है, हमारे कैरेक्टर के लिए, हमारे पर्सनालिटी। सोच के समझ कर पढ़िए, अमल कीजिए। बहुत अच्छी बात कही है। और डॉक्टर साहब, आपको बता दूं कि जहाँ तक तदब्बुर है, तफक्कुर को सवाल है, कुरान मजीद में मैं समझता हूँ कि 600 से ज़ायद मरतबा अल्लाह ताला ने बंदों से कहा है तदब्बुर करो, तफक्कुर करो, यानी दावत दी है। बहरहाल नाज़रीन, आपको डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं कि डॉक्टर साहब फिल वक्त अमेरिका से जब यहाँ पर आए हैं तो ख़ास तौर पर वो AFME यानी अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडियन ओरिजिन का एक बहुत बड़ा जलसा मुनक़िद किया गया था औरंगाबाद में, उसमें शिरकत के लिए आए हुए थे। और हम चाहेंगे कि जबकि हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ रवाना है, तो हम चाहेंगे कि औरंगाबाद में जो इजलास मुनक़िद हुआ था उस बारे में आप कुछ बताएं। AFME का इजलास हुआ है 33वां औरंगाबाद शहर में। तारीख़ी शहर है जहाँ से हज़रत औरंगज़ेब अलैहिर्रहमा का मज़ार मुबारक भी है और तारीख़ी शहर है। जी, निज़ाम अव्वल जो है वहाँ से हैं, आसिफ जावल साहब वहाँ पर। बहुत तारीख़ी शहर है। हमने सोचा कि वहाँ रहना चाहिए ताकि उसके फैज़ पे हो। तो वहाँ के लोग भी बहुत पार्टिसिपेट किए,
पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स टॉपर को हमने बुलाया था, इंटेलेक्चुअल्स को बुलाए, और जो भी डायनामिक लोग हैं वो आए, यूथ पार्टिसिपेट किए। जी जी। यूथ में जो जज्बा देखा मैंने, जो हौसला देखा, जो प्लानिंग है, जो एम्बिशंस है, इट्स इमेंस। यानी नाउमीदी की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउम्मीद तो सवाल ही नहीं है। जी जी जी। ये हम तो पहले अपने आप से डर रहे हैं। वहाँ हमारे पास इतना पावर है, इतना पावर हाउस है, टैलेंट्स है, एनर्जीज है, एम्बिशंस है, उसको चैनलाइज करना है हमारे यूथ को। दे कैन कंट्रीब्यूट इमेंसली टू इंडियन ग्रोथ। इंडिया की ग्रोथ के लिए हम लीड कर सकते हैं, न सिर्फ मुसलमानों के लिए, पूरे इंडिया के लिए। जो हमारे पास जो टैलेंट्स है, जो हमारे पास विजन है, उस विजन को हम परवान चढ़ाना चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं। मुझे बड़ी ताकत और क़ुव्वत मिली है औरंगाबाद के कन्वेंशन से। ऐसे तो बहुत होते हैं, बट दिस वाज इमेंस एंड यूथ, आवर बैकबोन, आवर फ्यूचर, आवर एनर्जी इज इन देम, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट देम। उनको गाइड करना है। और जितने शाहीन, जितने लड़कियां वहाँ पर थे, पूरे शाहीन थे, शाहीन बाग के शाहीन हैं, और वो बुलंद परवाज हैं। तो आई एम वेरी इम्प्रेस, आई एम वेरी इन्वाइटेड टू पीपल ऑफ औरंगाबाद एंड पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों को, मुसलमान नौजवानों को, लड़कियों को मुखातिब कर रहा हूँ कि कीप द मोमेंटम। अपनी एनर्जी को अच्छा सेव कीजिए, अपने कौम की खिदमत कीजिए। यू हैव नथिंग टू फियर एक्सेप्ट फियर। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द कमिंग ईयर्स। स्मार्टफोन आपको जो है स्मार्ट नहीं बना सकता। यू कैन ओवरकम द स्मार्टफोन। डोंट बी कंट्रोल्ड बाय स्मार्टफोन, यू कंट्रोल द स्मार्टफोन। स्मार्टफोन शुड बी योर स्लेव, यू शुड नॉट बी अ स्लेव टू द स्मार्टफोन। जी, बहुत ही प्यारा मैसेज है, और इसी प्यारे प्यारे मैसेज के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।